हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है कलाना इस्पात। ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। जैसे ही नाम आपने देखा इस्पात, इसका मतलब भट्टी। ये मतलब इस कंपनी के पास में भट्टी है। भट्टी किसकी? लोहे को गला के उसमें से मेटल बनाने की। तो यही एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है, जिसका आईपीओ जो है 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। 66 का कंपनी ने फिक्स प्राइस सेट किया है। साथ में ही कंपनी यहाँ पर जो पैसे उठाना चाह रही है वो है 32 करोड़ 59 लाख रुपीज़, और कंपनी ने जो खुद की वैल्यू लगा रही है वो है 86 करोड़ रुपीज़। तो ये ठीक ठाक अच्छी खासी वैल्यू लगा रही है। साथ में अगर देखते तो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है इनिशियल लेवल्स के, तो उनके पास में 82% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से, और अब बाद में आईपीओ के बाद में 51% ही रह जाने वाली है, जो कि ठीक ठाक तो मैं नहीं कहूँगा, बट ठीक ठाक बोल भी सकते हैं। साथ में कंपनी क्या काम करती है तो हम लोग देखते हैं कि जो भी मेटल सेक्टर में जो भी कंपनियां काम करती हैं, जो मेटल्स को अलग अलग फॉर्म दे के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं, वो प्रोडक्ट जो मेटल खरीदती हैं, जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने से पहले वो ऐसी ही कंपनियों से मेटल को खरीदती हैं। तो ये क्या करते हैं, रॉ के अंदर में जैसे कचरा हो गया, लोहे का कचरा हो गया, उस तरीके से उस कचरे को इकट्ठा करती हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, मैंगनीज सबको, फिर उसको गला करके और फिर एक सही प्रोडक्ट में ढाल देती हैं, और फिर उसको दूसरे जो उस मेटल से जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं कंपनियां, उस मेटल से प्रोडक्ट बना सकती हैं, जैसे स्टील के प्रोडक्ट्स हो गए। और इनका जो रॉ मटेरियल एक्वायरिंग है वो दूसरे तरीक़ों से भी होता है कि सीधा रॉ खरीद लिया, जैसे रॉ स्टील खरीदा, रॉ लोहा खरीद लिया, एंड रॉ आयरन, तो उससे भी बाद में भट्टी में भून भून के फिर उसको एक मेटल की शेप दी जाती है, और फिर उसको सप्लाई किया जाता है कस्टमर्स के पास में, जिससे फिर वो मेटल के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आज के दिन यही मेन कंपनी का धंधा है, बिजनेस है, यही कंपनी आईपीओ उठाना चाह रही है। नेक्स्ट देखते हैं तो कंपनी पैसों की क्यों ज़रूरत पड़ी आज के दिन कंपनी को। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हमको जो सोलर पावर प्लांट है वो लगाना है, एक तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, दूसरा हमें एक नया रोलिंग मिल, जो कि एक एरिया है जहाँ के ऊपर में इनको एक नया रोलिंग मिल लगाना है, जो कि इस भट्टी के अंदर में यूजुअली काम आता है। नेक्स्ट, और कोई पर्पस है नहीं कंपनी के पास में, दो पर्पस हैं। सो बेसिक कंपनी को जो आगे फ्यूचर में बढ़ावा देने वाले ही पर्पस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि आगे फ्यूचर में बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ी सी कंपनी के आरएचपी के अंदर नजर डाल देते हैं कि किस तरीके से आज के दिन जो डेटा है वो क्या बोल रहा है कंपनी की। अगर थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं उनके पास में दो कर्ता धर्ता यहाँ पर दिख रहे हैं। एक का नाम है वर्गीस जोसेफ एंड दूसरे हैं आफ्ताब भूषण। तो ये दो मेन कर्ता धर्ता हैं कंपनी की, जिनके पास में आईपीओ के बाद में 16% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। कंपनी पे कुछ खास केस वगैरह नहीं है। टैक्स से रिलेटेड जरूर केस है, जिसमें 42 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है अगर केस हार गई तो। साथ में कंपनी के यहाँ पे जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें जो प्रमोटर लोग होते हैं उन्हीं की जान पहचान की दूसरी कंपनियां, जिनके अंदर में या तो वो डायरेक्टर हों या फिर उनकी कुछ रिलेशन के अंदर में कोई कंपनी हो, तो वहीं से कंपनी का अच्छा खासा माल उठ रहा है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कई बार संदेह पैदा करता है लोगों के अंदर में, कि जब आपस के जान पहचान की कंपनियां, ये इधर खरीद रही है, वो उधर बेच रही है, ये इधर खरीद रही है, ये उधर बेच रही है, तो फिर ये अंदर ही अंदर एक सिर्फ एक फेक सेल जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफ़ी नेगेटिव माना जाता है यूजुअली, बट ज़्यादा ट्रांजेक्शन टर्नओवर ना हो इस चीज़ का तो फिर ज़्यादा नेगेटिव नहीं माना जाता है। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि माइका स्टील एलएलपी नाम से कोई कंपनी, जिसको 7 करोड़ का माल इस साल कंपनी ने बेचा है, खरीदा है इनसे, और 7 करोड़ 42 लाख का माल बेचा है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगभग 10% के आसपास में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर में कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी है तो सही, बट कुछ खास नहीं। कितना 1 करोड़ 15 लाख के आसपास में कंटिजेंट लाइबिलिटी। दैट मीन्स कि फ्यूचर में खर्चा आ सकता है अगर किस्मत खराब रही तो। साथ में ही कंपनी की जो आज के दिन कैपेसिटी है उसके ऊपर में कंपनी 82% की कैपेसिटी के ऊपर में 62% की कैपेसिटी के ऊपर में आज के दिन काम कर रही है। दैट इज़ ठीक ठाक। अब कंपनी को फ्यूचर के अंदर में अभी ज़रूरत नहीं है एक्सपेंशन करने की, बट थोड़ा सा काम को आसान करने के लिए और रोलिंग मिल कंपनी लगा रही है। जो प्रॉपर्टी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में लेती है वो कंपनी द्वारा ओन्ड है, काफ़ी पुराने टाइम से ही ओन्ड कंपनी ने कर रखा है। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लीज पर ली हुई हैं, किराए की चीज प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे कंपनी का काम हो रहा है।
सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को छोड़ करके। कंपनी के पास में आज के दिन 15 एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी 18 एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर में काम करने वाले। साथ में ही अगर देखते हैं तो जो टॉप कस्टमर्स हैं कंपनी के, उनसे 74% के आसपास में, टॉप 5 कस्टमर से 74% के आसपास में रेवेन्यू आ रहा है। जिनमें अगर मेन बात करते हैं तो स्टीफो स्टील्स LLP नाम से एक कंपनी है, और थर्ड नंबर पे जो नाम दिख रहा है वो कंपनी की रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो कि अगर ये ऊपर वाला हट जाता है तो कंपनी की फिर थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं कंपनी को फ्यूचर के अंदर में। काफ़ी कुछ ज़्यादा क्लाइंट्स कंपनी के पास में नहीं है जिनके पास में प्रोडक्ट कंपनी बेचे, बट ये काफ़ी थोड़ा सा नेगेटिव बन जाता है, थोड़ा सा कंपनी को फैलाना चाहिए अपने बिजनेस को। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है प्रोडक्ट, वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, दैट मीन्स कि कंपनी खुद बना रही है प्रोडक्ट। वहाँ से 60 करोड़ रुपया कंपनी ने इस साल कमाया, मतलब रेवेन्यू आया है, सेल किया, 60 करोड़ का माल बेचा है जो कि खुद बना के बेचा है। 24 करोड़ का जो माल बेचा है वो दूसरों से खरीद के फिर बेचा है। तो यहाँ पे टोटल 73 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी का रेवेन्यू आया है। तो बेसिकली अगर GST को अगर इसमें इंक्लूड कर दें तो फिर थोड़ा ज़्यादा पहुंच जाएगा रेवेन्यू, 13 करोड़ रुपए, और इसमें ऐड कर दो तो 86 करोड़ का माल बेचा है कंपनी ने, बट GST यूजुअली साइड कर दी, तो असली रेवेन्यू हमारे सामने आ जाता है। अब कंपनी का प्रोडक्ट किस तरीके से होता है, ये अपने को सामने दिख रहा होगा कि ये रॉ मटेरियल की तरह किस तरीके से प्रोडक्ट क्रिएट के मतलब खरीदे जाते हैं स्क्रैप के अंदर में, और या फिर रॉ आयरन खरीदा जाता है, फिर उसको गलाया जाता है इस तरीके से भट्टों के अंदर में, ट्रांसफर इंडक्शन फर्नेस, उसको गर्म किया जाता है, फिर ये गलाया जाता है, और फिर ट्रांसफ़र उसको खांचे में डाल दिया जाता है इस तरीके से, जिस तरीके से भी उसको स्क्वायर शेप देनी है, उसको गोल शेप देनी है, वो जो भी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट। ये MS बिलेट एंड एलॉय स्टील बिलेट्स, 2 टाइप के बिलेट्स कंपनी बनाती है। अब नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, सॉरी उससे पहले बैलेंस शीट देख रहे हैं, बैलेंस शीट में कितना पैसा कंपनी में लगा, तो ये 18 करोड़ रुपया लगा हुआ है, जिसमें से 8 करोड़ प्लस 2 करोड़ तक कितना हो गया, लगभग 10.5 करोड़ रुपए के आसपास में इन्वेस्टर्स का पैसा है। बाकी जितना भी पैसा है वो उधारी का पैसा लगा हुआ है। और वो पैसा कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर में कंपनी का 6 करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ है। 6 करोड़ रुपया लगा हुआ है, जिसमें से आज के दिन जो बचा हुआ है उसकी जो वैल्यू बची हुई है, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो भी पैसा लगा, उसमें आज की जो वैल्यू है वो 3 करोड़ 67 लाख की है। बाकी वैल्यू जो है खराब हो गई, मतलब खत्म हो गई उसकी वैल्यू। दैट मीन्स अगर मान के चलो कि खत्म कैसे हो गई कि 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, 3 साल बाद में उसकी जो वैल्यू बची वो 5 लाख की बची है, तो वो यहाँ पर असली वैल्यू यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आज के दिन जो वैल्यू बची वो 3 करोड़ 67 लाख बची, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी के पास में इन्वेंट्री पड़ी है 5 करोड़ की, 6 करोड़ का कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में माल बिका हुआ है, बट पैसा नहीं आया हुआ है, वो पैसा बचा हुआ है। बट यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल में काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है, पिछले कुछ सालों में ट्रेड रिसीवेबल्स हमेशा नॉर्मल रहे हैं, 2 करोड़ से नीचे रहे हैं, जबकि कंपनी का जब रेवेन्यू जब आया है, जब पिछले साल सेल ज़्यादा हुई थी तब भी ट्रेड रिसीवेबल्स कम थे, बट इस साल जब IPO लेके आ रही है कंपनी तो इस अचानक से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए, ताकि बैलेंस शीट की जो साइज़ है उसको बढ़ाया जा सके। दैट्स नेगेटिव थिंग। ये यूजुअली जो बैलेंस शीट की साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके कंपनी को दिखाने की जो कोशिश की जाती है, उसके अंदर में काफ़ी सहायक होता है। तो और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें भी दिखाने के अंदर में सहायक होता है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स कई बार फेक रिसिप्ट जारी कर दी, तो सेल हो गई, तो कब एक्चुअल में कंपनी को एक्चुअल खर्चा तो हुआ ही नहीं ना, बट सेल तो हो गई। तो जब खर्चा नहीं हुआ, सेल बढ़ गई, तो फिर कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा निकल के आता है। तो ये एक काफ़ी पुरानी स्कीम है जो कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, ये जो ग्राउंड के ऊपर में जो कंपनियां काम करती हैं उनको राय देती हैं और उसके अनुसार फिर ये काम करते हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ तो नहीं है, बट ग्राउंड पे यूज़ होती है। बट इसको भी इस तरीके से किया जाता है कि ज़्यादा फालतू का अगर जांच वाँच हो तो देख लिया जा सके, सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कैश कंपनी के पास में 1 करोड़ का पड़ा है, 2.5 करोड़ का कंपनी के पास में अदर करंट एसेट्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो अब अगर सेल्स P&L स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हो गई है, जिसका कंपनी ने रीज़न जो बताया है वो बताया कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट होता है जो कि हम बनाते हैं उसके अंदर में काफ़ी डिक्रीज देखने को मिला, मतलब माल नहीं बिक रहा है कंपनी का, पिछले साल के मुकाबले इस साल माल कम बिका है। तो माल कम बिका है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ गया? कम से कम पिछले साल माल ज़्यादा बिका उसके हिसाब से तो देख लो, राइट। तो ये एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट नज़र आता है, क्योंकि देख रहे हो कि ट्रेड रिसीवेबल्स
अभी आपके सामने देख रहे हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि खर्च ये तो बढ़ गया, मतलब वैसे नहीं बढ़ा बट फेक रिसिप्ट्स के थ्रू ये तो बढ़ जाएगा, बट जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो कम कंज्यूम होगा, क्योंकि कॉस्ट तो लगी ही नहीं है ना फेक रिसिप्ट के अंदर। अब उसी के साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है, जैसे कि हमने आपको इनिशियली बताया था। तो यहाँ पर इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो संदेह क्रिएट करती हैं कि कंपनी के अंदर में एक्चुअली हुआ क्या है। तो अचानक कंपनी का 2.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्रिएट हो गया, जो कि सस्टेनेबल नहीं होता है, क्योंकि ये एक्चुअली कागज़ों में होता है, बाहर ग्राउंड पर नहीं होता, ग्राउंड पर नहीं होता, तो वो सस्टेनेबल क्या हो सके, क्योंकि 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद में वो चीज़ें सामने आ ही जाती हैं, राइट। यूजुअली ऐसा जो कांड होता है इस टाइप के किए जाते हैं जब कंपनी आईपीओ से पैसा उठा रही हो या फिर राइट इशू से पैसा उठा रही हो, तो मार्केट से इन्वेस्टर से पैसा उठाना हो। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो कैश फ्लो के अंदर में यूजुअली चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। तो कंपनी बोले इस बार हमने 3.25 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, उसी के साथ में हमारे पास में इंटरेस्ट, ये जो एक्चुअली जो इंटरेस्ट पे करने से पहले यानी ब्याज पे करने से पहले हमने 4 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो ब्याज तो पे करना ही पड़ेगा, कैश में ही करना पड़ेगा, तो इसको तो हम मानते ही नहीं। साथ में कंपनी बोल रही है कि हमारा कैश फ्लो जो है इस बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 3 लाख रुपए है, मतलब नेगेटिव में रहा है, कि इतना प्रॉफिट पिछले सालों के मुकाबले 3-4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा के भी हमारे हाथ में पैसा नहीं आया। अब कहाँ से आएगा? फेक रिसिप्ट्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जारी की होंगी, बट देर आर चांसेस, ऑलवेज देर आर चांसेस, जो कि हिंट यहाँ से उसी तरफ निकल रहे हैं, जा रहे हैं हिंट्स तो सारे के सारे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का ये जो कैश फ्लो है, ये भी जो 3 लाख ही नेगेटिव में है, ये क्यों है? क्योंकि कंपनी के पास में माल पहले का पड़ा हुआ था, जो बना के माल पड़ा हुआ था पहले का, वो इस बार ज़्यादा निकाल दिया और ख़रीदा कम, बनाया कम, जिसकी वजह से जो माल पड़ा हुआ है वो निकल गया, जिसकी वजह से कंपनी के हाथ में जो कि 3 लाख ही नेगेटिव में है, वरना तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जाता। इतना बसड़ करने के बावजूद भी ये हालत है। नेक्स्ट अब कंपनी का अगर हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं एक बार लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। अब लेटेस्ट डेटा के अंदर में नेट प्रॉफिट्स कंपनी को क्यों बढ़ाने पड़ते हैं? क्योंकि जो मार्केट में कंपनियां चल रही होती हैं उनका जो नेट प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है, उनके मुकाबले खुद को ज़्यादा बड़ा दिखाना होता है कि हम बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो इस टाइप के कांड किए जाते हैं। बट हम इस कांड के अंदर में इनके भागीदार नहीं बनेंगे, तो हम पुराने साल का डेटा देखेंगे। तो यहाँ पे पिछले साल कंपनी ने 50 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था, उसी के हिसाब से वैल्यू के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पी और पीबी रेशियो निकालेंगे और उसको कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 86 करोड़ की कंपनी ने वैल्यू लगाई है। इसके हिसाब से कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आ रहा है दैट इज़ 170 का पी रेशियो निकल के आ रहा है। लेटेस्ट डेटा अगर ये नेट प्रॉफिट 2.5 करोड़ की अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो फिर जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो लगभग 30 के आसपास, 25-30 के आसपास में निकल के आ रहा है। इसलिए देख लो आपके सामने हैं चीज़ें, क्यों कंपनियां ये काम करती हैं, राइट। तो अब कंपेरेटिवली अगर देखते हैं जो लिस्टेड ऑलरेडी मार्केट में जो इसी टाइप का काम करती हैं, उसका देखो 31 का पी रेशियो, इसका जो पी रेशियो है दूसरी कंपनी, राइट, इसका पी रेशियो 33 का। तो अब इनके मुकाबले अगर वो प्रॉफिट नहीं दिखाए होते तो इनके मुकाबले तो वो कंपनी कहीं पर टिकती भी नहीं। तो ये कंपनी को प्रॉफिट्स दिखाने पड़ते हैं कि हम भी देखो इन कंपनियों के मुकाबले ही कमाई कर रहे हैं, जबकि एक्चुअलिटी कहीं दूर है। हाँ, इसके अलावा दूसरी जो वैल्यू है जो हम लोग नेटवर्थ के हिसाब से बात करते हैं, तो पिछले साल 4 करोड़ थी, इस साल 10 करोड़ रुपए हो गए। कंपनी ने राइट इशू के थ्रू पैसे और उठाए हैं, ऐसा कंपनी ने आरएसपी में बताया है। तो 10 करोड़ रुपए और 32 करोड़ रुपए तो ये हो गया 42 करोड़ रुपए, जिसके हिसाब से जो वैल्यू निकल के थी वो 2 की पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे तो इसका है 1.6, इसका है 1.6, इसका भी है 3.8। सो पीबी रेशियो के हिसाब से वहीं पर वैल्यू है, बट कमाई शक है काफ़ी ज़्यादा। अब मेरे जो व्यू बन रहा है वो कंपनी के मुकाबले में थोड़ा सा नॉर्मल एवरेज ही बन रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी हो सकता है अच्छा करे, बट फिलहाल के तौर के ऊपर में मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर में भी एक बार मैनिपुलेशन भी हो सकता है कंपनी के अंदर में, तो थोड़ा बच के रहें। बाकी रिजल्ट का इंतजार करें, रिजल्ट के अंदर में क्या सामने आता है उसके बाद में ही हम लोग लॉन्ग टर्म का व्यू बना सकते हैं। दैट्स ऑल। बाकी कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।